हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करते हैं गाइज आज की हमारी क्लास को। एंड आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी क्लास। और हिंदी क्लास में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, एंड हर बार बोर्ड एग्जाम में आता भी है। तो समास जो है आपके इस बार कोर्स में भी है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे बता रही हूँ, जिस तरीके से बता रही हूँ, बस उतने पॉइंट्स को ध्यान रखने की कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बोला है। और बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी, आपको यूँ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड याद रखिएगा, हिंदी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हिंदी हमारा मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेन, वैसे आप बोलोगे मैम तो साइंस मैथ्स होते हैं, एग्री, बट हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के। अगर हम देखें भाई उनके नज़रिए से आप कह सकते हो, तो हिंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक मेन सब्जेक्ट है जो बच्चों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हिंदी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जो होता है भाई वो पूरे साल इसको नहीं पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम आते तब उसको याद आती है। क्यों? क्योंकि भाई परसेंटेज बनानी होती है, हिंदी में फेल हो गए तो कहीं फेल ही ना हो जाए, वैसे वाला पार्ट होता है। एंड आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप टॉप ही करेंगे, है ना, तो गलत भी नहीं सोचना है। एंड बच्चा पार्टी स्टार्ट करेंगे बिना कुछ देर करे, है ना। तो कुछ ज़्यादा देखो यहाँ पे साइंस तो लगने नहीं वाली कि भाई बहुत देर वाली क्लास है या फिर बहुत बड़ी क्लास जाने वाली है। टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। बस देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप नॉर्मल बोल चाल की भाषा में भी समझ जाते हैं। बस डिफिकल्ट क्या बना देते हैं वो वर्ड्स कि भाई अच्छा ये डेफिनेशन है, अच्छा ये डेफिनेशन है, समझने के पॉइंट वही रहते हैं, बस डेफिनेशन वहाँ पे बन जाती हैं। समास की अगर मैं बात करती हूँ, समास होता क्या है, नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं संक्षिप्तीकरण, यानी कि भाई संक्षिप्त में चीज़ों को बताना। जैसे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलते हैं कि भाई इसका आंसर दें, है ना, इस आंसर का संक्षिप्त यानी कि डिटेल में वर्णन करें। प्लस कुछ ऐसे होते हैं जो संबंध बता देते हैं, है ना, जैसे माता पिता संबंध दिख रहा है, दो अलग हैं, इस तरीके से, यानी कि अलग अलग तरीके से समास के प्रकार हो जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग जानेंगे आखिर समास क्या होता है, समास के डेफिनेशन, इसके एक प्रकार में आप लोगों को करवाने वाली हूँ। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें समास क्या बोल रहे हैं, वही चीज जो मैंने आपको बताई, यानी कि समास का मतलब क्या है, संक्षिप्तीकरण। यानी कि समास संक्षिप्तीकरण को हम समास कह देते हैं। मतलब क्या कि कोई आपने एक लाइन बोली, उसको एक्सप्लेन कर देना, चीजों को एक तरीके से बता देना कि अच्छा ये चीज ये होती है। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का जो लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को हम समास कह देते हैं। क्लियर? उदाहरण, दया का सागर, यानी कि अगर हम देखें इसका मतलब क्या होता है, दया सागर, यानी कि भाई ध्यान से देखो, एक वर्ड है दया सागर। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई दया का सागर, यानी कि इसका वर्ड ने इन दोनों वर्ड को जोड़ दिया, थोड़ा एक्सप्लेन हुआ वहां पे। जैसे आपका क्या आ जाता है, नवरत्न, है ना, नव का मतलब नौ, रत्न का मतलब क्या हो जाता है कि नौ रत्नों का समूह। इस तरीके से क्या बन जाते हैं आपके वहां पे पॉइंट्स बन जाते हैं, यानी कि एक तरीका हम ये कह सकते हैं, जो दो शब्द होते हैं, ठीक, वहां पे उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, कोई वर्ड होगा जो उन दोनों को जोड़ भी रहा होगा। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो क्या बोल रहे हैं कि इस एग्जाम्पल, यानी कि जो दया सागर हमें एग्जाम्पल दिया गया था, दया और सागर ये दो अलग अलग शब्द थे, दया अलग था, सागर अलग था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनको जोड़ा किसने, दया का सागर, यानी कि का वर्ड बीच में आया, इसका वर्ड ने क्या किया, इनको जोड़ दिया। यानी कि भाई अगर हम देखें तो दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना, यानी कि दया सागर। यानी कि नॉर्मल क्या था, आप बोल सकते थे कि भाई दया सागर मतलब दया का सागर, वहां पे एक्सप्लेन भी किया, एक वर्ड ने इन दोनों को जोड़ा, दो अलग अलग शब्द थे, वहां पे जोड़ भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इस तरीके से जो भी आपके शब्द होते हैं जहां पे उनका संक्षिप्तीकरण होता है, थोड़ा संक्षिप्त में बताया जाता है, कुछ आपके प्रत्यय लगाकर वहां पे जोड़ दिया जाता है, इस तरीके से जो आपके वर्ड निकल कर आते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, एक तरीके से वहां पर उनको कहा जाता है आपका समास। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं समास के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो समासों के आपका अगर हम देखें परंपरागत 6 भेद हो जाते हैं। बेसिकली कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, यहां पर आ जाता है आपका द्वंद्व समास। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास।
ये याद रखना कि जितने 6 हैं एटलीस्ट 6 के 6 नाम पता होने चाहिए। इनको तेजी के साथ फटाफट के साथ नोट डाउन करें। बेटा नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। जो अक्सर आप मुझसे बोलते हैं कि मैम हमारे जो नोट्स हैं वो नहीं बने हुए हिंदी के, तो आपके पास मौका है कि जब भी हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे आप उसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे समासों के परंपरागत कितने बोले? 6 भेद बोले, जिनमें से हम बेटा एक एक करके सभी को देखेंगे। और याद रखना द्वंद्व द्विगु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवयवी बहुत ज्यादा, यानी कि 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। और याद रखना कि बिहार बोर्ड में एक्चुअली होता क्या है कि समास जो होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आते हैं। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे? जैसे कोई उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई बताइए यहाँ पे ये है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है ना, अब बताओ इसमें कौन सा समास लग रहा है। तो आते वैसे ही है जैसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे देंगे और 4 ऑप्शन में कोई समास देंगे, पूछेंगे बताइए कौन सा समास लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। बिहार बोर्ड में होता ही यही है कि भाई जब आप यानी कि आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से, तो उसकी देखो आपको सिंपल सा पता है कि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक। अब अगर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो भाई ऑब्जेक्टिव वाले नंबर तो तुम यूं ऐसे खींच कर ले जाओगे, तुम्हें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है वहां पे, है ना। तो याद रखना कि इनका नाम किसमें किस तरीके से किस समास को रखा है एक करके देखने वाले हैं। एग्जाम्पल अगर समझ जाए कि भाई अगर मैंने पूछा द्वंद्व में क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए द्वंद्व में ये होते हैं। जब आप देखोगे क्वेश्चन में आप अपने 4 ऑप्शन में से कोई भी एक वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाए यहाँ पे, एंड सबसे पहले यहाँ पे देखें तो द्वंद्व समास आ जाता है। क्या बोल रहे हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। क्या बोल रहे हैं कि जिस समास में पूर्ण मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पूर्व पद जो हो जाता है, पूर्व पद का मतलब हो जाता है आपका पहला, ठीक है, और उत्तर पद कौन सा हो जाता है? बाद वाला, ठीक है। आम भाषा में याद रखेंगे, ठीक है। पूर्व का मतलब ही होता है पहला, पूर्व पद मतलब पहले वाला, उत्तर पद मतलब बाद वाला। ये चीज आम भाषा में याद रखना है, पहला और बाद, ठीक है। ये याद करने की एक ट्रिक है। आगे की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला माता पिता, अब माता और पिता दोनों अपने आप में एक अलग इंसान है, दोनों की अपने आप में एक अलग पहचान है, इनकी ये नहीं ले सकते, इनकी ये नहीं ले सकते, तो दोनों अपने आप में है ना। अब पूर्व पद की बात करूं, मैंने बोला माता फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या है? माता है, और उत्तर पद हमारे पिता है, दोनों ही प्रधान है, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी कि अर्थ की दृष्टि देखें तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, माता का अपना है, पिता का अपना है, होता है भाई माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे क्या, जैसे माता पिता, माता अपने आप में, पिता अपने आप में, किससे जोड़ दिया? माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अपने आप में ये अलग है, ये अलग है। भाई बहन, भाई और बहन, तो भाई और बहन, ओके। नेक्स्ट है पाप पुण्य, यानी कि पाप और पुण्य। सुख दुख दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग है। देखो यहाँ पे द्वंद्व समास में पहला जो पूर्व पद होगा और जो उत्तर पद है जो बाद वाला, ये दोनों अलग होंगे, लेकिन इन दोनों को ऐसा होगा कि जोड़ रहा होगा कोई, दोनों अपने आप में स्वतंत्र प्रधान है, लेकिन जोड़ा किसने? और ने, यानी सुख और दुख, है ना। तो इस तरीके से जो आपके पार्ट होते हैं वो हमारा क्या कहलाया जाता है? द्वंद्व समास कहलाया जाता है। क्या यहाँ पे कभी भूलोगे द्वंद्व समास क्या होता है? बिल्कुल पहचान लोगे आसानी से। आगे की बात करते हैं द्विगु समास के। द्विगु समास क्या हो जाता है कि भाई जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है, क्या कहलाया जाता है? द्विगु समास कहलाया जाता है। यानी कि भाई क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। संख्या का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी नंबर, याद करने की ट्रिक समझो। द्विगु मैंने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जिस समास में पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है, यानी कि कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे जो नंबर आया है बेटा, यानी कि नंबर संख्यावाचक हो गया आपका। यहाँ पे ये जो वर्ड है कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि देखो नवरत्न, नव का मतलब 9, यानी कि 9 रत्नों का समूह। सप्त, सप्त का मतलब 7, ठीक है। सप्तदीप मतलब 7 दीपों का समूह।
3 का मतलब 3 भुवन यानी कि 3 भुवनों का समूह। आपका यहाँ पे 7 मंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह, यानी कि एक नंबर डिसाइड हो रहा है यहाँ पे। तो जहां पर हमें इस तरीके से नंबर दिखाई देंगे समझ जाओगे कि वहां पे क्या है आपका द्विगु समास है। एक बार फटाफट से जो हमने 2 समास देखे हैं इनको तेजी के साथ नोट डाउन करना है। पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ। अब आ जाइए इस वाली स्लाइड पे, इसको हमें पढ़ना है। तो हमने सारे पॉइंट देख लेते हैं, द्विगु को एक बार रिपीट करें यहाँ पे द्वंद्व से। द्वंद्व में क्या था कि भाई और दोनों अपने आप में कोई प्रधान वर्ड थे, दोनों को कोई जोड़ रहा था। यहाँ पे और ने जोड़ा, माता अपने आप में अलग, पिता अपने आप में अलग, दोनों को जोड़ दिया, माता और पिता। कौन सा? द्वंद्व समास। द्विगु क्या हो जाता है? कोई नंबर आ जाता है। अब आ जाते हैं तत्पुरुष पे। ठीक है, तत्पुरुष क्या होता है कि भाई जिस समास में, अब आपको ये पता लग चुका है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पूर्व पद होता है वो गौण और उत्तर पद आपका प्रधान हो तो तत्पुरुष समास कहलाया जाता है। दोनों पदों के बीच आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, हाँ जी, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ तो है, इसके टाइप्स बहुत सारे आएंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष इसका पहला आ जाता है। कर्म तत्पुरुष में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे को का लोप। ठीक है, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आपका को का लोप को बोल रहे हैं, यानी कि मतदाता, यानी कि मत को देने वाला। आपका यहाँ पे क्या आ जाता है? गृह कट, यानी कि ग्रह को काटने वाला। इस तरीके से अगर आप पॉइंट देखो तो भाई यहाँ पे हमारा कौन सा बन जाता है? भाई वो हमारा बन जाता है कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट आप देखेंगे तो करण तत्पुरुष आ जाता है। तत्पुरुष वाले के अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे कौन जोड़ रहा है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जहाँ पे करण कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे वहां पे कौन जोड़ रहा था? जैसे मतदाता, मत को, यानी कि को वर्ड था वहां पे जो जोड़ रहा था। ठीक, अब यहाँ पे है मुंह मांगा, यानी कि भाई मुंह से, यानी कि यहाँ पे कौन जोड़ रहा है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जोड़ रहा है से वर्ड लगा हुआ है, यानी कि को हो गया, से हो गया, के लिए हो गया, ये सब यहाँ पे क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। गुणहीन यानी कि गुणों से हीन, जिसके पास यानी गुण ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष। जहां पर देखो ये जो वर्ड आएंगे कि भाई जहां पे संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, इन सब वर्डों पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैम तो डिफिकल्ट है, बस सिंपल याद रखना कि इनको कौन जोड़ रहा है। अगर एग्जाम में अगर यहाँ पे आपको इतना ही पता लग रहा है तो बहुत सही बात है। आपको सिर्फ याद रखना है इनकी पहचान का, कि मैंने पूछा कि बेटे बताओ द्विगु क्या होता है, आपने बोला मैम नंबर्स होते हैं, वहां पे हम पहचान लेंगे, है ना। इस तरीके से संप्रदान में क्या होता है? हथकड़ी, हाथ के लिए, यानी कि भाई यहाँ पे के लिए आ रहा है, यानी कि ये कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह। आपका आ जाता है युद्ध भूमि, यानी कि युद्ध के लिए भूमि। ठीक, आगे आ जाओ। अपादान तत्पुरुष, जहां पर अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, यानी कि कौन सा आपका, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है? धनहीन है, जोड़ा यहाँ पर भी गया है क्या? कि धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मानंद, जन्म से अंधा। तो इस प्रकार से जहां पर आ जाता है वो कौन सा हो जाता है? अपादान तत्पुरुष, जहां पर आपका क्या हो रहा है? अपादान कारक चिन्ह का हमें लोप हो रहा है। नेक्स्ट संबंध। संबंध क्या है भाई? जहां पे किसी भी चीज का कोई संबंध को बताया जाए तो याद रखना, जैसे प्रेम सागर, यानी कि प्रेम का सागर, दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया गया यहाँ पे। दिनचर्या, दिन की चर्या। ठीक है, यहाँ पे भारत रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, यानी कि एक संबंध बना दिया गया है वहां पे। तो तत्पुरुष में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाते हैं? आपके जो पाठ आ जाते हैं वो किसके हैं? तत्पुरुष के हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी में। अधिकरण तत्पुरुष में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई जहां पर अधिकरण कारक, यानी कि भाई किसी नीति, जैसे आत्मविश्वास, घुड़सवार, यानी कि अगर हम बात करें कि घोड़े पर सवार है वो, आत्मविश्वास क्या है? आत्मा पर उसका बहुत विश्वास। नीति निपुण, नीति में निपुण है, यानी कि भाई किसी ना किसी चीज पर उसका विश्वास दिख रहा है। हमें यहाँ देख रहे हैं कि भाई वो सवार, यानी कि नीति में निपुण, वो उस चीज में किसी में निपुण दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से अगर हम देखें जो चीजें जोड़ रहे हैं कि भाई नीति में निपुण हो गया, घोड़े पर सवार हो गया, इस तरीके से जो भी आपका आ जाता हुआ था अधिकरण। अब याद रखना इसमें से अगर मैं बात करूं एग्जाम की इंपॉर्टेंट की, तो इनमें से ज्यादातर नहीं आता है एग्जाम में। आपका जो तत्पुरुष का लगभग आता है वो मोस्टली कर्म को पूछ लेते हैं, बट तत्पुरुष बहुत ही कम पूछा जाता है इसके प्रकारों को।
ठीक है, आगे की बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कर्मधारय। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि पहला पद जो है वो विशेषण होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहला पद विशेषण यानी कि कोई विशेषता बताई जाएगी वहां पे, और उत्तर पद विशेष्य है। ठीक है, अब ऐसे को हम बोल देते हैं कर्मधारय समास। इसमें होता क्या, देखो ध्यान से, काली मिर्च विशेषता क्या है कि वो काली है ना, और विशेष्य क्या है, मिर्च को बताया गया है यहाँ पे काला। नील कमल, नीला बताया गया है लेकिन किसको, कमल को, यानी कि नीला है जो कमल। पीतांबर, उसकी विशेषता क्या है, पीला, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी क्या हो जाता है, चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि विशेषता क्या है कि भाई वो चांद जैसी है ना, विशेषता क्या है, मुख वाली। आपका सद्गुण यानी कि सद है जो गुण, बस सिंपल। आगे आ जाइए, अवयवी भाव इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, जिस समास में पूर्व पद अवयव और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अव्यय भाव समास तो कहलाता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वाक्य में क्रिया विशेषण का क्या होता है, यहाँ पे कार्य करता है कौन, यानी कि यही। आपका पॉइंट ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे बोला गया प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन। यथा समय, समय के अनुसार। एक तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे किसी शब्द का अर्थ ही बताया गया है। यथा स्थान आपका हो चुका है कि स्थान के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो इस तरीके का जो हो जाता है आपका समास, जिसमें आपका पूर्व पद क्या हो जाता है, आपका अवयव हो जाता है, वो हमारा अवयवी भाव समास कहलाया जाता है। बहुव्रीहि, इसमें क्या बोलते हैं कि भाई जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे, यानी कि भाई यहाँ पे हम देखिए एक तीसरे नए शब्द की, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई कोई एक तीसरा ही निकल कर आ रहा है। जैसे एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखिए कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, यानी कि अगर हम दोनों पदों को बहुत ध्यान से देखें तो हमें दोनों पदों को बहुत ध्यान से देखने पर वहां पर एक तीसरा अर्थ ही मिल गया है ना। हम तो उन दो शब्दों को पढ़ रहे थे, लेकिन उन दोनों शब्दों के अगर हम देखा जाए तो वहां से एक तीसरा ही शब्द निकल गया है। ऐसा समास बहुव्रीहि निकला है। जैसे महात्मा, हमें पता है महान आत्मा है जिसकी, यानी कि ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नाम से पता लग जाता है, नीलकंठ मतलब पता लग जाता है भाई कौन, शिव जी, वो तो अपने आप में वर्ड था, है ना। लेकिन हम एक तीसरा ही वहां पे अगर हम बात करें तीसरे शब्द का बोध हो गया। आपके लंबोदर, यानी कि लंबोदर है जिसका अर्थात गणेश जी, ठीक। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। देखो वर्ड को हम देख रहे हैं लेकिन हमें तीसरे ही एक वहां पे अर्थ निकल कर आ रहा है, ठीक है। मक्खी चूस, यानी कि बहुत कंजूस व्यक्ति जो होता है उसको हम मक्खी चूस कहते हैं। दो वर्ड है लेकिन एक इंसान बहुत कंजूस, हम उसको नॉर्मल बोलते हैं कि भाई मक्खी चूस है, बहुत कंजूस आदमी है। तो इस तरीके से जो आपके शब्द आ जाते हैं, इस तरीके से जो समास होता है उसको हम बोल देते हैं आपका कौन सा, बहुव्रीहि, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे समास आपके हो गए हैं। देखें अगर हम ध्यान से यहाँ पे एक पॉइंट, तो समास को समझा देता क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, किसी इसको डिटेल में बताना, ठीक है। द्वंद्व समास हो गया, द्विगु हो गया, तत्पुरुष, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आएगा कहाँ पे से को लेना है, कहाँ पे को लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस में उसकी विशेषता बताइए, कहाँ पे विशेष्य बताया गया है, कहाँ पे मैम पूर्व पद को क्या बोला गया, क्या वहां पे पूर्व पद कौन है और आपका उत्तर पद कौन है। इन दो पदों को ध्यान रखना है बस, और हर समास में उन दो पदों को ध्यान रखते हुए आपको अपने समास को चुनना है। बिहार बोर्ड की अगर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे याद रखना कि बिहार बोर्ड में जितने भी आपके जो समास आएंगे या फिर हिंदी व्याकरण में कुछ पॉइंट्स आपके वस्तुनिष्ठ, जैसे हम बात करें यहाँ पे वस्तुनिष्ठ के फॉर्म में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको वहां पे क्या करना होगा, उसका आंसर को देना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। अब देखो डेफिनेशन इसकी तो आप कर नहीं रहे हो, बट बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे जहाँ पे डेफिनेशन और इसके पार्ट्स लिखने को आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ ये करना है कि भाई आपको बस इतना याद रखना कि मैम द्वंद्व है, अच्छा यहाँ पे ये चीज होती है तब हमारा द्वंद्व समास होगा। द्विगु है यानी कि अगर कोई नंबर होगा तो पक्का द्विगु समास होना है। इस तरीके से आपको अपनी एक ट्रिक बना लेनी है, बस सिंपल सा, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया है समास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिखना सिखाऊंगी निबंध कैसे लिखते हैं, क्या किस तरीके से लिखा जाता है। बिकॉज जब हम 6, 7, 8 में होते हैं तो वही निबंध को हम ऐसे लिख देते हैं भाई, सिंपल एक पैराग्राफ बना के लिख दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे को लिखने का एक अलग तरीका होता है। तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और याद रखिएगा हिंदी के बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।